Ashadi, we are starting with October November 2023, paper 1, variant 1 for AS. This is the last paper of this session जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए. पहले भी हम कर चुके हैं एक बार, बट मैं इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल हेल्प सॉल्व द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक एएस को स्टूडेंट को तो पता ही होनी चाहिए. अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से दिस लीड्स टू स्कार्सिटी. फिर चॉइस करनी पड़ती है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. तो कंट्रोल द मार्केट सिस्टम, नोट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. यस, क्योंकि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यू हैव टू यूज दोस रिसोर्सेज. यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज efficiently. The preservation of healthy environment, no. The elimination of hunger, no. बस जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको सही से आप यूज करो. हेल्प सॉल्व द, देखो ये एलिमिनेट तो कभी नहीं हो सकती, ये तो आपको पता होनी चाहिए, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई एंड सॉल्व दिस. और इसको ट्राई एंड सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज योर द लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव एफिशिएंटली, ताकि ज्यादा से ज्यादा वांट्स एंड नीड्स आप पूरी करो और कम से कम आपकी स्कार्सिटी हो. ठीक है, तो वन का आंसर विल बी बी. Question 2. Countries that operates with a production possibility curve PPC, currently output is at combination 1. So currently we are at combination 1. सही है. Which movement has zero opportunity cost in terms of the goods produced. अब zero opportunity cost का मतलब क्या है? देखो नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि एक गुड बढ़ता है दूसरा कम होता है ना. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन. अब जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि दोनों गुड्स के आउटपुट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों गुड्स के आउटपुट बढ़ेंगे तो फॉर को तो आप कुछ कर ही नहीं रहे. ठीक है, तो 1 to 2 अगर हम देखें, अगर मैं 1 to 2 जाता हूँ, तो जब मैं 2 पे आ रहा हूं तो आप देख लो एक गुड कम हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर मैं 1 to 3 जाता हूँ, देखो अगर मैं 1 to 3 जाता हूँ तो देखो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, इसका मतलब नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व, दोनों गुड्स बढ़ रहे हैं. ठीक है. इसी तरीके से मैं 2 to 3, 2 to 3 तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं हूं ही ऑलरेडी 1 के ऊपर. सही है. और 3 to 4 भी नहीं होता. और 2 to 3 और 3 to 4 जो है वो ऑन द पीपीसी की मूवमेंट है, और ऑन द पीपीसी नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. ठीक है, वो तो बहुत बेसिक सी बात है, पहले ये चीज समझना. Question number 3. A country's healthcare is funded by taxation but can be used free of charge by patients. Which type of good healthcare is in this country? तो healthcare आपको पता होना चाहिए. It can never be a demerit good, क्योंकि demerit good तो वो goods होते हैं जो कि external cost create करते हैं. सही है. फ्री गुड भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री गुड तो वो गुड्स होते हैं जो अनलिमिटेड सप्लाई में होते हैं, या मैं बेहतर वर्ड है यहाँ पर अबंडेंट सप्लाई. और आप ये कह सकते हो कि नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि नो रिसोर्सेज आर बीइंग यूज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ दीज गुड्स. मिसाल यहाँ पर हम सनलाइट की लेते हैं हमेशा, या और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, सी वाटर, एयर. प्राइवेट गुड है, यस, लाजमी तौर पे. और प्राइवेट गुड में ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? मेरिट गुड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी के फीचर्स होते हैं. ठीक है. पब्लिक गुड ये हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक गुड में आपको पता होगा नॉन राइवल का फीचर है, नॉन एक्सक्लूडेबल का फीचर है. ये प्योर पब्लिक गुड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिख रहा है तो वो प्योर पब्लिक गुड है. नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल. फिर यहाँ पर एक मसला जो है वो फ्री राइडर प्रॉब्लम का आता है. सही है. एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो? यहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट की एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर आप नेशनल डिफेंस की एग्जाम्पल ले सकते हो. थ्री का आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज लीस्ट likely to increase as a result of a transition, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, फ्रॉम अ प्लान्ड इकोनॉमी. प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पब्लिक सेक्टर होता है, टू अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइवेट सेक्टर होता है. लीस्ट लाइकली कह रहा है, लीस्ट. प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगी. प्राइस मैकेनिज्म जब बीच में आएगा, और प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही प्रॉफिट का एम रखता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस तो इंक्रीज होगी. प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर. प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड इंक्रीज नहीं होगा, प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड डिक्रीज होगा, क्योंकि वही बात है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मार्केट फेलियर होगी. सही है. तो इट विल बी अंडर कंज्यूम्ड इन अ मार्केट इकोनॉमी, और जाहिर सी बात है इनको कोई समझाने वाला तो होगा नहीं. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो लाजमी तौर पे बढ़ेगी. इट इज द मोस्ट लाइकली थिंग विच विल हैपन व्हेन यू ट्रांजिट फ्रॉम अ प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी. सही है. एज इकोनॉमी विल मूव टूवर्ड्स, as economy will move towards
टर्शरी सेक्टर। सही है। तो यहाँ पर जो मसला आएगा ना वो यही आएगा कि आप ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का शिकार हो जाओगे, क्योंकि आपका वर्कर तो खेती बाड़ी में होगा। प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादातर यही होता है। तो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वर्कर्स तो इतने स्किल्ड नहीं होंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल का ही पार्ट होता है टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, ये क्यों होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव होता है। सही है। सही है। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, which statement correctly describes the area of producer surplus and on a demand and supply diagram? तो एक सिंपल सा यहाँ पर हम जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। सही है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो दिस इज प्राइस। मैंने आपको ग्राफिकल डेफिनेशन बहुत सारे पेपर्स में कराई है। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हमें ये पता है कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व व्हेन अबव द मार्केट प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस, और एरिया अबव द सप्लाई कर्व व्हेन बिलो द मार्केट प्राइस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है। और जो सप्लाई कर्व के नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो कॉस्ट होती है, मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है दिस इज कॉस्ट। सही। और अगर मैं ओवरऑल विलिंगनेस देखूँ ना तो कंज्यूमर की ओवरऑल विलिंगनेस ये है। ये सारे एरियाज आपको पता होने चाहिए। दिस इज कंज्यूमर्स की विलिंगनेस ओवरऑल। कंज्यूमर सरप्लस ये है। प्रोड्यूसर सरप्लस ये है। एरिया बिलो द सप्लाई कर्व कॉस्ट होती है। तो पहला ऑप्शन है इट इज अबव द सप्लाई कर्व। प्रोड्यूसर सरप्लस की बात हो रही है। इट इज अबव द सप्लाई कर्व, यस। एंड इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, यस। तो ए इज द राइट आंसर। इट इज अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द डिमांड कर्व, तो ये तो मेरा सी एस प्लस पी एस होगा, दोनों एरिया आ गए। इट इज बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। इट इज बिलो द सप्लाई कर्व एंड अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज कॉस्ट। ठीक है। तो 5 का आंसर विल बी ए। Question number 6, the diagram shows the demand curve for pineapples. What happens to the value of the PET when there is a movement from point X to point Y? तो X to Y आ रहा हूँ। ठीक है। पर लिखता नहीं हूँ, X to Y आ रहा हूँ, बस ये पता होना चाहिए। What describes the PET at point Y? अब पहले तो आप ये समझो कि ये एक ऐसा डिमांड कर्व है जो Y और X एक्सिस दोनों से टच हो रहा है, तो दिस इज द लीनियर डिमांड कर्व। सही है। जो Y और X एक्सिस से दोनों टच होता है ना वो लीनियर डिमांड कर्व होता है। तो अलोंग दी डिमांड कर्व PED इज डिफरेंट। सही है। एट ईच प्राइस लेवल। सही है। इट डिमिनिशेस। इट डिमिनिशेस या फॉल्स अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये जो डिमांड कर्व के ऊपर वाला हिस्सा अगर आपको याद हो ये इलास्टिक होता है, बीच वाला यूनिटरी होता है। सही है। सही है। और एंड वाला जो है वो इनइलास्टिक होता है। सिर्फ आपके सामने मैं खाली मैं कर रहा हूँ, तो ये मोर देन वन है, ये इक्वल्स टू वन है, ये लेस देन वन है। ठीक है। अगर आपको ये वाली लॉजिक अपनी पक्की भी करनी है ना, तो मैं चाहूंगा कि यू शुड वॉच March 24 की रिकॉर्डिंग। और उसमें एक एमसीक्यू था, बड़ा बड़ा बेहतरीन एमसीक्यू था वो। ऐसा एमसीक्यू मैंने आज तक नहीं देखा रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो अब वाई टू एक्स, एक्स टू वाई अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो एक बात तो क्लियर है, मूविंग फ्रॉम इलास्टिक टू इन इलास्टिक, क्योंकि देखो अलोंग द डिमांड को पीडी डिमिनिश हो रहा है, फॉल होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर पीडी इज इनफाइनाइट। यहाँ पर मोर देन वन है, यहाँ पर इक्वल्स टू वन है, यहाँ पर लेस देन वन है, यहाँ पर जीरो है। तो अलोंग द डिमांड का पीडी गिर ही रहा होता है। तो अगर मैं एक्स टू वाई आ रहा हूँ तो एक बात तो क्लियर है कि पीडी फॉल हो रहा है, और वाई पे जो मेरी पीडी है वो इन इलास्टिक है, तो बी इज द राइट आंसर। सही है। अब मैं फॉल इसको क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह है बिकॉज फ्रॉम इलास्टिक विच इज मोर देन वन to inelastic, which is less than 1. So PED, straightforward, false. और वैल्यू ऑफ पीडी तो इनलास्टिक ही होगी, वाई पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फ्री मार्केट देयर इज अ सरप्लस ऑफ द गुड्स। सरप्लस क्या होता है व्हेन क्यूएस इज ग्रेटर देन क्यूडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब से मार्केट में सरप्लस होता है तो देयर इज अ डाउनवर्ड प्रेशर। सही। देयर इज अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस विच चेंज वुड कॉज द मार्केट मूव टू एन इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बेसिक डायग्राम भी बनाऊँ इसका, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पर सप्लाई लिखूँ और डिमांड लिखूँ, तो सरप्लस इज व्हेन द प्राइस इज टू हाई।
नाउ इफ द मार्केट प्राइस इज टू हाई, तो क्लियरली यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आप देख लो खरीदने वाले कम हैं पर बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं। देर विल बी अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस, जिसकी वजह से क्वांटिटी एक्सटेंड होगी, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी और मेरे पास एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए विद चेंज। अब डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड के कम होने की वजह से तो मजीद सरप्लस हो जाएगा, पहले ही कंज्यूमर कम है। अ फॉल इन प्राइस, यस। अ गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज अबव द इक्विलिब्रियम। अफेक्टिव अगर हम बात करें तो इससे भी मार्केट में जो है वो सरप्लस मजीद हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन सप्लाई, अगेन सप्लाई बढ़ेगी तो पहले ही बेचने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी वजह से भी मजीद सरप्लस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड पी एंड गुड क्यू इज -0.4। तो एक्ससिटी जब माइनस होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, और अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वीक कॉम्प्लीमेंट्स। एंड द एक्ससिटी बिटवीन गुड पी एंड गुड आर इज +0.6। पॉजिटिव का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स, और लेस देन 1 वापस है तो फिर ये वीक सब्स्टिट्यूट्स होगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इज मोस्ट लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। तो गुड पी एंड गुड क्यू, गुड पी एंड गुड आर आर कॉम्प्लीमेंट्स। तो कौन कौन से गुड्स कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं? क्रीम एंड रेस्पबेरी, गुड पी एंड गुड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। योगर्ट एंड रेस्पबेरी, ठीक है। अच्छा गुड क्यू है ना, मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ, गुड पी एंड गुड क्यू सही है। तो गुड पी एंड गुड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ। तो क्रीम और योगर्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, योगर्ट और स्ट्रॉबेरी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, यस। स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, यस। स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो ये आप हटा दो। अब आंसर या तो बी है या तो सी है। फिर इसने बोला हुआ है गुड पी एंड गुड आर आर सब्स्टिट्यूट्स, तो योगर्ट और रेस्पबेरी सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, तो फिर मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। कुल मिला के हुआ क्या? स्ट्रॉबेरी एंड रेस्पबेरी आर सब्स्टिट्यूट्स, ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना सब्स्टिट्यूट्स। और स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम जॉइंट सप्लाई में, मतलब जॉइंट डिमांड में, मतलब अगर आप स्ट्रॉबेरी लोगे तो आपको क्रीम भी चाहिए, वो होती है ना योगर्ट वाली, क्रीम वाली, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, दीज आर जॉइंटली डिमांडेड। सही। वेट का आंसर is C. Question number 9. The supply S of a product is determined by the equation S is equal to 10 plus 10p, where the price is in dollars. What is the product's price elasticity of supply when the price rises from $1 to $2? अच्छा देखो, PES का फॉर्मूला एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मुझे प्राइस तो पता है, तो ये प्राइस का चेंज तो बहुत सिंपल है, डबल हो रही है, 100% का चेंज आ रहा है। तो ये पॉजिटिव 100% का चेंज आ रहा है। अब अगर प्राइस इज $1, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी? 20 होगी। क्यों? अगर मैं पी की जगह पे $1 लिख दूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10, तो क्वांटिटी मेरी 20 हो जाएगी, ठीक है। इफ प्राइस इज $2, द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 30। वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 10 तो 30। इक्वेजन से हो रहा है, पी की जगह पे बस तुम प्राइस डाल दो और तुम्हारे पास क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी। अब मुझे ये तो पता है कि भाई प्राइस का चेंज जो आ रहा है ना, परसेंटेज चेंज, वो प्लस 100% आ रहा है, और क्योंकि सप्लाई है तो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो 20 to 30 जो है ना वो 50% होता है। तो अगर मैं पीईएस का फॉर्मूला यहाँ पर डालूं तो ऊपर जो है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आता है विच इज +50%, नीचे जो है वो प्राइस का चेंज आएगा विच इज +100%। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 0.5, तो 9 का आंसर है। Question number 10. In the diagram, the supply curve shows the number of spaces in a car park and the demand curve shows the demand for 4 different spaces. ठीक है. The owner wishes to charge a parking fee on each of these to allocate spaces according to market mechanism. अगर आप market mechanism के prices set कर रहे हो ना, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप हर चीज को डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फेंक रहे हो, प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर फेंक रहे हो। जिधर भी मेरा डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगा वहां पर मेरी प्राइस होगी। विच प्राइसिंग पॉलिसी शुड द ओनर यूज? भाई मुझे कोई स्पेसिफिक प्राइस में सेलेक्ट नहीं कर सकता इनमें से, जिधर जिधर मेरा जो है वो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा, सही है, जिस जिस पॉइंट पे मेरा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा वहां पर मेरी प्राइस सेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ऐसी 4 पोजीशन है जहाँ पे मेरे इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, E1, E2, E3 एंड E4। तो मेरे पास द प्राइस विल वेरी बिटवीन P1 एंड P4, क्योंकि वेर एवर द इक्विलिब्रियम विल बी अचीव वाली प्राइस को चार्ज करेगा, बिकॉज दे आर चार्जिंग प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट मैकेनिज्म, दे वोंट डू एनीथिंग, दे विल जस्ट लीव इट टू द मार्केट।
जिधर इक्विलिब्रियम आएगा विल सेट दैट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 11 द टेबल शो द डिमांड एंड डिमांड schedules for textbooks what can be concluded from this information। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा प्रोड्यूसर का, और कंज्यूमर का मेरे पास जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इक्वल होता है, ठीक है। तो 50 × 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4,000, 6,000, 6,000, 4,000 और 0। प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये दोनों ऑप्शन आप वैसे ही काट दो, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट का डेटा नहीं है। जब तक कॉस्ट नहीं होगा मैं प्रॉफिट कैसे बताऊंगा। रेवेन्यू वुड इंक्रीज इफ द प्राइस वाज डिक्रीज फ्रॉम 40 to 30। अगर मैं प्राइस को 40 to 30 डिक्रीज करता हूँ तो रेवेन्यू बढ़ेगा। यस, रेवेन्यू बढ़ेगा, सी इज द राइट आंसर। रेवेन्यू वुड बी मैक्सिमाइज एट द प्राइस ऑफ 40, रेवेन्यू इज नॉट मैक्सिमाइज एट द प्राइस ऑफ 40, क्योंकि प्राइस 40 पे तो रेवेन्यू मेरा 4,000 है, पर मेरा 6,000 भी रेवेन्यू हुआ एक पॉइंट पे, तो दिस इज रॉन्ग। 11 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 which event is most likely to enable firms to respond to an increase in demand by increasing supply rather than raising price। अच्छा भाई, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पर अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं आसानी से सप्लाई बढ़ा दूंगा रादर देन इंक्रीजिंग प्राइस, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ती है। यहाँ पर कह रहा है प्राइस नहीं बढ़ानी, सप्लाई बढ़ानी है डायरेक्ट। तो फर्म्स रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, इससे तो उल्टा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, विच विल लीड टू अ फॉल इन द सप्लाई, दिस विल लीड टू शॉर्टेज और प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। इम्पोर्ट ड्यूटीज आर इंक्रीज ऑन मशीन दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ जाएंगी तो आपकी मशीन महंगी हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, वापसी आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कह रहा है रादर देन रेजिंग प्राइस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बफर स्टॉक स्कीम्स फॉर द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म। यस, स्टॉक स्टोर होता है, याद है बफर स्टॉक स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, सरप्लस विच इज स्टोर्ड कैन बी यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्रीज इन डिमांड। चीज द राइट आंसर। यहाँ पर मुझे प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। द ट्रेड यूनियंस बिकम स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू पुअर लेबर प्रोडक्टिविटी, तो इससे तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं दे रहे, वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ेंगे, ट्रेड यूनियन पावरफुल हो रही है, कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो सी आंसर है बिल्कुल सही। Question number 13 in the diagram S1 is the supply curve and D1 is the demand curve। Arrival from produces face mask Y which is the close substitute। हम face mask S हैं, तो substitutes वाला सिनेरियो चल रहा है, alternatives हैं, और डिमांड बढ़ रही है फेस मास्क X की। सही, तो फेस मास्क X की डिमांड बढ़ रही है। What would cause the demand curve to shift to D2? A decrease in the cost of the materials to make face mask X, this will shift supply not demand। A decrease in the cost of materials to make face mask Y। अगर फेस मास्क Y को बनाने की कॉस्ट कम हो रही है तो फेस मास्क Y की प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर X जो है ना वो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। एन इंक्रीज को सब्सटीट्यूट है ना, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फेस मास्क X, इससे तो फेस मास्क X के डिमांड कर्व पे मूवमेंट आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फेस मास्क Y, यस, क्योंकि अगर फेस मास्क Y महंगा होगा तो लोग हमारे मास्क के ऊपर आ जाएंगे, और हमारी तो नॉन प्राइस फैक्टर है ना ये, तो हमारा डिमांड को विल शिफ्ट टू द राइट। डी इज द राइट आंसर बिकॉज पीपल विल स्विच फ्रॉम Y to X। Question number 14 a government introduces charges for vehicles using the roads in its capital city। तो चार्जेस का मतलब है कि एक्सक्लूडेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। Which characteristic must the roads have for this to be successful in reducing congestion? The roads must be excludable। जाहिर सी बात है, चार्जेस लगा रहे हो, एक्सक्लूडेबल है, अगर आपने पेमेंट कर दी तो दूसरा एक्सक्लूड हो गया तो ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा ना। द रोड मस्ट बी मैरिड गुड्स, नो दे आर नॉट। द रोड मस्ट बी नॉन राइवल, नो दे आर नॉट, दे कैन बी राइवल। तो ये डिपेंड करता है बिजी टाइम है या नहीं है। सही है। द रोड मस्ट बी अ पब्लिक गुड, रोड इज नॉट अ पब्लिक गुड, प्योर पब्लिक गुड नहीं है, क्योंकि प्योर पब्लिक गुड वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब भी वो पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखता है ना तो वो प्योर पब्लिक गुड की बात कर रहा है। और रोड एक ऐसी चीज है जो कि कौसाई पब्लिक गुड की कैटेगरी में भी आ सकता है, क्योंकि राइवलरी वाली चीज बिजी और नॉन बिजी टाइम्स पे होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी वाली चीज टूल से रिलेटेड होती है, तो ये चार्जेस बेसिकली टूल ही हैं, टूल चार्जेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ बिग डिबेट रोड्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आंसर ये होगा, डी नहीं हो सकता। सही है, बच्चे डी कर देते हैं, डी नहीं हो सकता, प्योर पब्लिक गुड नहीं है। समटाइम्स तो रोड्स तो प्राइवेट गुड भी हो जाते हैं।
ठीक है, तो 14 का आंसर इज डी। Question number 15, the table shows the tax an individual would pay at different levels of income. What is the average rate of taxation and ART and the margin rate of taxation MRT for an individual with an annual income of $50,000? Now, I would recommend you to watch my video on taxes. मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ART and MRT के, टॉपिकल में होगी वो। ART and MRT एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि AS के बच्चों के लिए हमेशा से एक मुश्किल कॉन्सेप्ट रहा है। प्लीज वॉच दिस वीडियो ताकि आपके ART MRT के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन होता है टैक्स पेड डिवाइडेड बाय इनकम। आप अपनी टोटल इनकम में से कितना प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पे कर रहे हो, दिस इज एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन। और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? द चेंज इन टैक्स पेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम। इसका मतलब आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना टैक्स में पे कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, इससे क्या बोला हुआ है कि भाई ART और MRT कैलकुलेट करो विद एन एनुअल इनकम ऑफ $50,000। सही है, तो $50,000 पे अगर हम देखें तो मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? मेरी टैक्स पेड की अमाउंट जो है वो 8,000 है और मेरी टोटल इनकम जो है वो 50,000 है। ठीक है, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16%। और अगर मुझे MRT निकालना है ना तो मैं 40 से 50 जाऊंगा, क्योंकि चेंज होता है ना, और 50 का मतलब है मैं 40 से ही होता हुआ आया हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूंगा, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, अगर मैं 40 से 50 आता हूँ तो द चेंज इन इनकम इज 10,000 एंड द चेंज इन टैक्स पेड इज 2,000। तो मेरा MRT जो यहाँ पर है वो क्या है? 20%। नाउ देयर आर मेनी एलिमेंट्स टू दिस जो कि आपको इस वीडियो में समझ आएंगे। मैंने प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, हर टेक्निकल एस्पेक्ट उस वीडियो में कवर किया है। डू वॉच दिस, आपको फायदा हो जाएगा। कल अगर सवाल इसका आ जाता है पेपर में तो 15 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, अ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज आउटपुट विद नो इफेक्ट ऑन द प्राइस लेवल। आउटपुट बढ़ाया है पर प्राइस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं इनिशियली यहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं AD को बढ़ा भी देता हूँ तो प्राइस विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो मेरा इनिशियल डिमांड का 81, क्योंकि देखो कोई भी फिर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। तो ये 16 का आंसर है। 17, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो उसमें आप वेजेस को भी डालते हो, उसमें आप इंटरेस्ट को भी डालते हो, उसमें आप रेंट को भी डालते हो, उसमें आप हर वो अर्नड इनकम को डालते हो। सारी अर्नड इनकम्स आती हैं। हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ना ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आती, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए या पेंशन हो गई, क्योंकि इसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं होती या ट्रांसफर पेमेंट्स नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, तो बेनिफिट्स पेड टू द अनएम्प्लॉयड आर नॉट इंक्लूडेड। बाकी जितनी भी इनकम जिसने यहाँ पर मुझे लिख के दी हुई है ना, वो सारी अर्नड इनकम्स हैं। वो सारी क्या हैं? वो सारी अर्नड इनकम्स हैं। तो यस यस यस, कोई मसला? एक बार इसको एब्जॉर्व कर लो यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, four students have to fill in the gaps in the sentences shown. A person is defined as unemployed if they are able, available and willing to work at the current wage rate। तो मेरा आंसर यहाँ पर डी होगा। बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब डिस्पाइट एन एक्टिव सर्च फॉर वर्क, तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है ये, तो 18 का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट हैज बेस्ट डिस्क्राइब द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो चेंजेस इन एवरेज प्राइस लेवल को देखता है। ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी की प्राइसेस का चेंज देखता है, नहीं। ओनली अ बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस का चेंज देखता है। ये समझना, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो सकता। और ये बेसिकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। It is a measure of the change in the spending patterns of the household. No, it is a measure of change in the standard of living. No, it is the average change in prices of a basket of goods of all goods and services over time. देखो, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइजेस। अब एक तो बात लेवल ऑफ प्राइजेस इसने लिखा हुआ है, दूसरा ऑल गुड्स एंड, दो चीजें इसने गलत लिखी हुई है। ठीक है, अजीब सी स्टेटमेंट है। चेंज इन द प्राइजेस और एवरेज चेंज, क्योंकि सारी गुड्स को एक साथ देख रहे हैं। जब हम मैक्रो का डायग्राम भी बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेवल लिखते हैं, तो वो एवरेज प्राइस लेवल होती है भाई। ठीक है, वो एक गुड की प्राइस थोड़ी होती है, माइक्रो थोड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम shows the production possibility curve for country X and country Y, the only two countries in the world. वही bilateral trade की assumption है, two goods two country world. सही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज निकाल लो, कोई पंचायत वाली सवाल नहीं है, ये आसान लग रहा है। पीपीसी वाई अगर आप देखो तो पीपीसी वाई में M/N का रेशियो निकाल लो, 200 M बना सकता है वो, और 150 N बना सकता है, तो रेशियो आएगा 1M/0.75N। और पीपीसी एक्स का निकाल लेते हैं, 100 M बना सकता है, M/N का रेशियो निकालना है ना, 100 M बना सकता है और 100 N बना सकता है, तो 1M/1। ठीक है। अंडर विच टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बोथ कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग विद ईच अदर। वही बात है, दोनों कंट्रीज को फायदा सिर्फ उसी केस में होता है इफ इट लाइज बिटवीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज ऑफ बोथ। ठीक है। अगर वो दोनों कंट्रीज के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज के बीच में लाई नहीं करता, इसका मतलब कोई एक कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपको अपना ये कॉन्सेप्ट अगर पक्का करना है ना, तो नवंबर 23 के P13 वाले पेपर में चले जाओ, मेरे ख्याल में MCQ नंबर 24 है, मे बी MCQ नंबर 24 है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शायद 24 है। सही है, उसमें ना बीच में लाइन ही कर रहा था, और उसमें जो है ना वो अलग था, तो सिर्फ एक कंट्री को बेनिफिट हो रहा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये तो हम 1-1 कर रहे हैं, तो वो 1-3 है, वो देख लेना। अब यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, दोनों को बेनिफिट करवाना है ना, दोनों को, तो दोनों को बेनिफिट करवाना है, तो इट विल लाई बिटवीन द टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज, तो बी इज द राइट आंसर। मतलब एनी रेशियो ग्रेटर देन 0.75 एंड लेस देन 1। सही है, मतलब 0.75 से ज्यादा हो और 1 से कम हो। तो आप देख लो, 1M/0.75N, 1M/1N, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 1M/0.8M। ठीक है, देखो बीच में लाई कर रहा है, ये ट्रेडिंग रेशियो है हमारा, तो 20 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज इंक्रीज गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन मोस्ट लाइकली टू शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड टू द राइट। क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, मोर स्कूल्स विल बी बिल्ड, पैसों की रोलिंग होगी, सीधी साफ बात है। और लॉन्ग रन में जाके LRES भी बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई। पर सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि ये तो लॉन्ग रन में जाके बढ़ेगा, ये एग्रीगेट डिमांड का पूछ रहा है, तो मोर स्कूल्स विल बी बिल्ड, सिंपल सी बात है, जी बढ़ रहा है तो AD बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट विल हैव टू रेज टैक्सेस, अगर टैक्सेस को बढ़ाओगे तो AD कम हो जाएगा, वर्कर्स विल बी हाईली स्किल्ड, अगेन दिस विल अफेक्ट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो 21 का आंसर इज बी। 22, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसी कौन सी चीजें जो करंट अकाउंट में नहीं आती? तो करंट अकाउंट में आपके कौन कौन से आते हैं? ट्रेड इन गुड्स आते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज आते हैं, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज जो है वो ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा। सही है। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स भी आपका जो है वो इंक्लूड होता है करंट अकाउंट में। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड होता है ये प्राइमरी में। Profits from foreign investments, yes, this is also recorded in primary. The purchase of foreign assets, नहीं, ये foreign assets जो है ना वो कैपिटल उसमें आते हैं, तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, खैर वो चीज़ तो ऑब्वियसली आपको तो नो ढूंढना है ना, तो नो में आपकी जो सिलेबस में नहीं है आप वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे। करंट अकाउंट आपको बहुत, ये करंट अकाउंट के क्वेश्चन में बहुत घुमा रहा है, और इसी पेपर में एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन अभी आ रहा है, वो मैं इस पर बता रहा हूँ, बहुत मेरा दिमाग खपाया था उस सवाल ने। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच कंडीशंस विल नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इंक्रीज एट द सेम रेट इन एन इकोनॉमी। अब नॉमिनल और रियल का फर्क आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रियल जीडीपी का परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी का परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज। ठीक है, तो नॉमिनल इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं, नॉमिनल को और रियल को सेम रेट से बढ़ाना है। सही है, तो ये मेरा नॉमिनल है और ये मेरा रियल है, ये मेरी इन्फ्लेशन है, तो मैं इन दोनों को माइनस करूंगा हर जगह पे। अब जरा सुनना गौर से, नॉमिनल का चेंज नहीं है कुछ भी, इन्फ्लेशन -2% है, इसका मतलब रियल जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नॉमिनल और रियल सेम रेट से तो नहीं बढ़ रहे, सिर्फ रियल बढ़ रहा है यहाँ पे। नॉमिनल अपनी जगह पे ही है, इन्फ्लेशन 2% से बढ़ रही है, इसका मतलब रियल जीडीपी जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन रियल जीडीपी कम हो रहा है, नॉमिनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही नहीं हो सकते। यहाँ पर कह रहे हैं इन्फ्लेशन का चेंज इज 0, पर नॉमिनल जीडीपी 2% से बढ़ रहा है, इसका मतलब रियल जीडीपी भी कितने से बढ़ेगा, 2% से, सेम रेट से दोनों बढ़ रहे हैं, तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी
सेम रेट से बढ़ रहे हैं, विच इज +2%। सही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कि इन्फ्लेशन भी 2% से बढ़ रहा है, नॉमिनल भी 2% से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है रियल विल बी अनचेंज्ड, तो यहाँ पर आपका रियल जीडीपी अनचेंज्ड लास्ट ऑप्शन में। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, हो जाएगा 23 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, जनरल इक्विलिब्रियम इन द मैक्रो इकोनॉमी इज अचीव्ड व्हेन टोटल इंजेक्शंस आर इक्वल टू द टोटल लीकेजेस। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इंजेक्शंस में आपके क्या क्या आते हैं? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। और लीकेजेस में आपके क्या क्या, अच्छा लीकेजेस को विड्रॉल्स भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में। यहाँ पर आपकी आती है सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट्स, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का मतलब है जे इज इक्वल टू डब्ल्यू, इंजेक्शन इज इक्वल टू विड्रॉल। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ डिसइक्विलिब्रियम? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है जब इंजेक्शन और विड्रॉल इक्वल नहीं होते इन द मैक्रो इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन, ठीक है। एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ रही है तो जे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो जे कम हो रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, सेम पोजीशन पे रहेगा। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो जे बढ़ रहा है। एन डिक्रीज इन हाउस होल्ड सेविंग्स, तो विड्रॉल मेरा यहाँ पर कम हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, इंजेक्शन बढ़ रहा है, विड्रॉल कम हो रहा है, नॉट इक्वल। एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? विड्रॉल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंजेक्शन भी जो है वो बढ़ रहे हैं, तो दोनों साथ बढ़ रहे हैं, तो दे विल बी इक्वल। एन इंक्रीज इन टैक्सेशन, तो विड्रॉल बढ़ रहा है। एन अ डिक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स, तो विड्रॉल कम हो रहा है, सेम पोजीशन पे रहेगा। वही बात है, तो डी भी नहीं हो सकता। तो 24 का आंसर विल बी बी, जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो क्लियर कट दोनों के बीच में गैप आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली रीजन फॉर अ डिक्रीज इन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? देखो, अब जब हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर इन बिटवीन जॉब्स, या मैं दूसरे लफ्जों में ये कह सकता हूँ सर्च अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, यहाँ पे नौकरी ढूंढ रहा है, सही है। तो मोर कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा डिक्रीज करनी है, ये भी बात है। अब कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, तो इससे आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। मोर डिमांड फॉर पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, इससे भी एक जनरल स्टेटमेंट है जिधर आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, इससे वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी, इससे जो है वो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी, सही है। यहाँ मैं जनरल स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, उसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम हो रही है ना, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लेबर मार्केट वैकेंसीज, यस, क्योंकि अगर आप लोगों को नौकरी की अवेलेबिलिटी के बारे में बताओगे तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों को जल्दी नौकरी मिल जाएगी, तो दिस इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 26, अ कीनियन बैंकर who lives and works in India sends 15% of their wage back to Kenya every month. What would be the change in the current account components of either country? अब इस चीज को, बहुत डिबेटेबल चीज है। मैं ये एमसीक्यू कराने से पहले आपको वापस एक पेपर दिखा रहा हूँ जून 23 का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैं उसका एमसीक्यू नंबर 17 आपको दिखा रहा हूँ। सही, अब ये जो एमसीक्यू आपके सामने अभी मैंने खोला हुआ है ना, ये जून 23 का एमसीक्यू है, P13, सही है। इसमें आप एक चीज नोट करो, सेम सेम सिनेरियो है जहां पर वो अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, सही है। पर ये प्राइमरी में रिकॉर्ड हो रहा है दोनों कंट्रीज के, पर ये प्राइमरी में रिकॉर्ड हो रहा है दोनों कंट्रीज के। तो जब मैंने ये पेपर कराया था तो उसकी रिकॉर्डिंग आप जाके देख लो। मैंने ये बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी इनकम का जो सीन है ना, वेजेस का और जो रेमिटेंसेस वाला सीन है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर मोर देन अ ईयर और लेस देन अ ईयर वाली कहानी आती है, सही है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज अ होल डिफरेंट थिंग, सही है। अगर लॉन्ग टर्म रेमिटेंस से एक बंदा 1 साल से ज्यादा दूसरी कंट्री में रह रहा है और वो अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, तो फिर वो सेकेंडरी में काउंट होगा दोनों कंट्रीज के। पर अगर कोई शॉर्ट टर्म जॉब है, जैसे कोई एक बिल्डिंग बनाने एक वर्कर जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत पड़ती है ना 6-7 महीनों के लिए, तो वो जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को पैसे भेज रहे हैं, तो वो प्राइमरी इनकम है, वो लॉन्ग टर्म रेमिटेंसेज नहीं है। अगर मैं एक बैंक की जॉब कर रहा हूँ, या मैं ऑडिट की जॉब पे जा रहा हूँ, या इवन मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब पे जा रहा हूँ, तो मोस्ट लाइकली आई विल बी देयर लॉन्ग टर्म, तो फिर मेरी जो रेमिटेंसेज है वो सेकेंडरी का पार्ट बनेगी। पर अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर 6-8 महीने के लिए जा रहा है, तो वो उसकी जो होगी ना, वो सेकेंडरी इनकम में रिकॉर्ड हो रही होगी चीजें। तो ये मैं आपको एमसीक्यू इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर प्राइमरी था, ठीक है। पर ये वाला जो अब आपके सामने एमसीक्यू है ना, ये कीनियन बैंकर है, ये लॉन्ग टर्म है। देखो, कंस्ट्रक्शन वाला शॉर्ट टर्म था, तभी प्राइमरी में आ रहा था। दिस इज लॉन्ग टर्म रेमिटेंस, 1 साल से ज्यादा लाइकली है कि वो बैंकर जो है वो दूसरी इंडिया में रह रहा होगा, और 15% वेज अपनी कीनिया बेचता है हर महीने। तो आइदर कंट्री के जो ये रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, ये हो तो सेकेंडरी पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेमिटेंस है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म रेमिटेंस है।
तो अ फॉल इन द सेकेंडरी इनकम फॉर इंडिया, वाई? बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो, बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो फॉर इंडिया। एन इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेना देना नहीं है। एन इंक्रीज इन द करंट अकाउंट सरप्लस फॉर इंडिया, नो, क्योंकि इंडिया के लिए तो ये आउटफ्लो है, तो इंडिया का तो करंट अकाउंट सरप्लस उल्टा कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द प्राइमरी इनकम फॉर कीनिया, कीनिया का प्राइमरी इनकम नहीं बढ़ रहा, कीनिया का सेकेंडरी इनकम बढ़ेगा। सही है, समझ आई? अब मैं आपको वापस एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पिछले पेपर में भी दिखाई थी, जून 23 P13 में, मैं वापस ये दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन एक बार में क्लियर हो जाए। प्राइमरी इनकम में देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज भी लिखी हुई थी, ये तो मैंने आपके साथ जून 23 P13 के पेपर में पढ़ा भी था। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, टेक्निकली द मैनुअल पोजिट्स दैट द सेंटर शुड बी कंसिडर्ड अ फॉरेन रेजिडेंट इफ शी हैज बीन ओवरसाइज फॉर एटलीस्ट अ ईयर। सही है। अब देखो इसने ये क्या लिखा हुआ है, such a transaction should be recorded as a primary income if the center of the income has been resident for Europe than less than a year। अगर आप लेस देन ईयर एक जगह पे रह रहे हो ना और आप पैसे अपनी फैमिली को भेज रहे हो तो फिर वो प्राइमरी में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज इट वुड बी सेकेंडरी इनकम अगर आप लॉन्ग टर्म हो या मोर देन ईयर। दिस इज अ वेरी टेक्निकल इशू जिधर हमारी किताबें कैम्ब्रिज की कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपस में, जाशेवा, सूजन ग्रैंट और टेरी कुक, ये तीनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं कैम्ब्रिज की बुक्स, ठीक है। मैंने स्कूल सपोर्ट हब भी देख लिया, मैंने एग्जामिनर के थ्रू भी देख लिया, दे आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। सबसे अच्छा मुझे जो कट मिला था वो सूजन ग्रैंट की बुक से मिला था, जिधर उसने लिखा हुआ था इट इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज कंपनसेशन। पर आप एक और चीज अगर देखो तो इसने यहाँ पर सेकेंडरी में ये भी लिखा हुआ है कि जो रेमिटेंसेज होती है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम पीपल वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री फॉर अ ईयर और मोर। एक साल से ज्यादा की जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना, जो एक बंदा अगर एक साल से ज्यादा दूसरी कंट्री में रह रहा है और वो पैसे भेज रहा है तो वो सेकेंडरी में रिकॉर्ड होगा। पर अगर कोई शॉर्ट टर्म काम है और कॉम्पनसेशन इन वेजेस है और कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं है तो उस सिनेरियो में प्राइमरी में रिकॉर्ड होगा। सही है, ये मैंने लिखा हुआ भी है, देख लो। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेफर्स टू द इनकम ऑफ बॉर्डर सीजनल एंड अदर शॉर्ट टर्म वर्कर्स। ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, मुझे एक टीचर ने भेजा था, एक सीनियर टीचर ने मुझे ये लिख के भेजा था। इसका क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, मैंने नहीं लिखा, मुझे एक सीनियर टीचर ने लिख के भेजा था। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते ना, तो एक टीचर ने मुझे ये भेजा था, मुझसे डिस्कशन कर रहे थे वो, तो ये पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेफर्स टू द इनकम्स बॉर्डर एंड सीजनल एंड अदर शॉर्ट टर्म वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन इकोनॉमी वेयर दे आर नॉन रेजिडेंट and of residents employed by non-resident entities, embassies and international institutions, they come under the heading of primary income as was the case with construction workers। पर आपको ये भी पता होना चाहिए लेस देन अ ईयर वाली ट्रांजेक्शन होती हैं ये, तो टाइम पीरियड भी मैटर करता है, कुछ सवालों पे टाइम पीरियड मैटर नहीं करता, कुछ सवालों में करता है, तो आपको पता होना चाहिए। If they send back money to the country, it would be a debit item of the host primary income and own country's credit item of primary। ये तो बेसिक बात है, अगर एक कंट्री के प्राइमरी में तो दूसरे कंट्री के भी प्राइमरी में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री के प्राइमरी में दूसरी कंट्री के सेकेंडरी में। While current transfers by the migrants who are employed in the new economy and considered residents there, as was the case of the Kenyan banker who lives there, the money he sends back to this country would be part of the secondary income for the host and credit in the secondary income of somebody। तो यहाँ पर एक और एलिमेंट आ गया है यहाँ पे कि वहां की आप रेजिडेंट नहीं हो। सही है, फिर टाइम पीरियड वाली चीज आ गई, फिर जॉब वाली चीज आ गई, तो एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा, पर जितना मैं क्लियर कर सकता था मैंने आपके लिए कर लिया है। सही है, तो कौन से क्वेश्चंस कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, कौन से क्वेश्चंस आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पर पता होने चाहिए? आपको यहाँ पर जून 23 P13 एमसीक्यू नंबर, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, एमसीक्यू नंबर 17 था शायद, ये आपको पता होना चाहिए और ये वाला सवाल आपको पता होना चाहिए। ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं और बहुत अच्छी दोनों सवाल है टू कंपेयर दिस कॉन्सेप्ट। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो आप जो है वो ये चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप उसको बाद में देख सको एक बार, ठीक है। अब देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर। सही तो 26 क्लियर है ना भाई? सही तो 26 का आंसर है, होगा, होगा, आई एम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव। देखो इन्फ्लेशन रेट जब भी नेगेटिव होता है ना तो वो डिफ्लेशन होती है, ठीक है, जिधर प्राइस लेवल जो है वो कम होती है, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट मस्ट बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज फॉलन, यस, क्योंकि जब प्राइस लेवल कम होता है तो पहले के मुकाबले में जो रियल इनकम होती है ना वो बढ़ जाती है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज फॉलन, परचेजिंग पावर मनी की बढ़ रही है क्योंकि प्राइस कम हो रही है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज, क्वेश्चन मार्क। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नो, देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फॉल बोलो, फॉल, फॉल बोलो, सही। 27 का है। क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्लान्स टू रेज इनकम टैक्स रेट्स। अगर आप इनकम टैक्स रेट्स को बढ़ा दोगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, सी कम होगा, एडी कम हो जाएगा। द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंट्री वाज 0.x,
तो इनिशियल वॉज पॉइंट एक्स। ठीक है। विच ने इक्विलिब्रियम, तो एटी राइट पर शिफ्ट होगा बस, और लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। फॉल हो रहा है ना, तो मैं डी पे आ जाऊंगा। सही। 28 पे। 29, विच कॉम्बिनेशन वुड रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्सपेंशनरी सेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी का मतलब है एडी को बढ़ाना है, तो इंटरेस्ट रेट को नहीं, मनी सप्लाई को बढ़ाया होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गया होगा, एक्सचेंज रेट भी कम हो गया होगा, और क्रेडिट रेगुलेशन आपने वीक कर दी होगी, लोन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो आपने बढ़ा दी होगी ताकि लोग जो है वो पैसा बोरो करें और खर्च करें। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो आपको कम करनी है, और मतलब क्रेडिट रेगुलेशन कम करनी है और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ानी है। तो जाहिर है आप जब क्रेडिट रेगुलेशन कम करोगे, रूल्स कम करोगे, तो मोर लोन्स एंड फंड्स will be available, which will increase consumption and investment. So this should be increased. Interest rate should go down, and money supply should be increased to be the right answer. And last MCQ number 30. An economy is experiencing accelerating cost push inflation. तो cost के बढ़ने की वजह से short run aggregate supply जो है वो कम हो रही है, which leads to a rise in the price level. Which group is likely to be least concerned by this? तो least concerned borrowers ही होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे रियल वैल्यू कम हो रही होती है, बोरोवर्स ने तो पैसा बोरो करा हुआ है, तो दे विल रीपे लेस इन रियल वैल्यू। हमेशा याद रखना, ये बहुत फायदे में होते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे। कंज्यूमर्स की तो बैंड बज रही होगी क्योंकि उनकी रियल इनकम जो है वो कम हो रही होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्रेडिटर्स की भी बैंड बज रही होगी क्योंकि ये लेंडर्स होंगे, इन लोगों ने पैसे दिए हुए होंगे। तो अगर बोरोवर फायदे में तो ये लोग नुकसान में, क्योंकि अगर इफ द बोरोवर इज रीपेइंग लेस इन रियल वैल्यू, तो इसका मतलब द क्रेडिटर्स आर रीपेड लेस इन रियल वैल्यू, तो इनकी तो बैंड बज रही है ना। और एक्सपोर्टर्स की जहाँ तक बात है तो ये इनका प्रोडक्ट अनकम्पेरेटिव हो जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, दिस माइट लीड टू अ फॉल इन द एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो 30 का आंसर है। थ्रेशोल्ड इस पेपर का 24 पे ए था, तो विच इज अगेन हाई। 21 पे बी था, 18 पे सी था, 16 पे डी था, 14 पे ई था, एंड बिलो 14 पे यू था। ठीक है, तो डू टेल मी योर ग्रेड से क्या आया इस पेपर में। ठीक है।